वेलकम टू द एएसएम क्लासेस। चलिए स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एएसएम क्लासेस में। तो देखिए आ चुके हैं हम आज दूसरी क्लास में। फिजिक्स की आज ये दूसरी क्लास है और पहली क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़े थे वो थे हमारे आवेश और आवेश के प्रकार, मतलब चार्ज और टाइप्स ऑफ चार्ज। डीपली पढ़ा था हमने, मात्रक भी पढ़ा था कि आवेश का मात्रक क्या होता है, बीमीय सूत्र भी पढ़ा था कि बीमीय सूत्र आवेश का क्या होता है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जो आज की क्लास के जो टॉपिक होंगे वो हमारे होंगे कि आवेश के जितने बाकी मात्रक बचे हुए हैं, जैसे सीजीएस पद्धति में कुछ मात्रक होते हैं, वो मात्रक कौन कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और भैया जो आज का मेन टॉपिक है वो है आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या मेथड ऑफ चार्जिंग सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा फिजिक्स का। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखना, इस बात को अच्छे से पकड़ बना लेनी है इस टॉपिक पर। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में वो क्या होगा, आवेश के मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश के मात्रक। ठीक, आवेश के मात्रक कौन कौन होंगे। सबसे पहला जो एसआई मात्रक मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, बाकी बचे हुए मात्रक हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, अच्छे से देखेंगे, देखिए डीपली देखेंगे हम। और यहाँ पर 110% एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एक कूलाम आवेश इस यूनिट में कितने के बराबर होता है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो यहाँ से आपका एक नंबर का क्वेश्चन 100% श्योर है भैया, पक्का होने वाला है, याद रखना, अच्छे से देखते रहें। तो यहाँ पर जो है एक सीजीएस पद्धति में इसका एक मात्रक होता है और उस मात्रक का नाम क्या है, उस मात्रक का नाम है ESU। क्या नाम है, ESU। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी कि ESU की फुल फॉर्म क्या है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टेट। क्या बोलते हैं, स्टेट भी बोल देते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पर्पज क्या है भैया, इसकी फुल फॉर्म बताना। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। नहीं आया समझ में, आ गया ना। तो क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। समझ में आता ना। तो अब भाई आगे बढ़ते हैं हम कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है कितने कूलाम के बराबर होती है, या फिर एक कूलाम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। तो हमने बताना, देखिए याद रखना इस बात को, देखिए एक कूलाम आवेश जो बराबर होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU के बराबर। ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर एक कूलाम आवेश, याद रखना इस बात को, 3 × 10⁹ उसके बाद एक यूनिट और आता है आवेश का, उसका नाम होता है EMU। क्या नाम होता है, EMU। EMU की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ये भी किसका मात्रक है, ये भी आवेश का मात्रक है, याद रखना इस बात को। तो अब हमने दो मात्रक एक्स्ट्रा पढ़ लिए, एक ESU पढ़ लिया, एक क्या पढ़ लिया, EMU। अब भैया EMU किसके बराबर होता है, तो भैया यहां पर देखना है, जो एक EMU है, एक EMU है वो बराबर होता है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर, याद रखना इस बात को। अब ये किसके कितने कूलाम के बराबर होता है अगर बात करते हैं तो हम, तो ये हो जाता है 10 कूलाम के बराबर। तो यहाँ पर तीनों मात्रकों का मैंने एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिख दिया। यहाँ पर क्या होगा, किसी भी यूनिट को किसी भी दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। एक EMU बराबर किसके होता है, 3 × 10⁻10 ESU के, और एक EMU किसके एग्जैक्टली बराबर होता है, 10 कूलाम के। ठीक है, और एक ESU कितने मतलब सॉरी एक कूलाम कितने ESU के बराबर था कि भैया 3 × 10⁹ तो अब यहां से इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब
तीनों मात्रक को किसी एक मात्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। याद रखना, 1 नंबर का यहां से आपका क्वेश्चन पक्का हो जाता है। ठीक, हमने ईएमयू पढ़ लिया, ईएसयू पढ़ लिया, और क्या पढ़ लिया, कूलाम पढ़ लिया। ठीक है, कौन किसके कितने बराबर है वो भी पढ़ लिया। एक मात्रक जो होता है अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है, कई चैप्टर में पूछ लिया जाता है, जो है फैरड। फैरड जो है किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। ठीक है, तो आवेश का मात्रक फैरड है, तो भाई 1 फैरड बराबर कितने आवेश होते हैं। तो एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आवेश का वो फैरड ही होता है। समझ में आया ना, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछ लिया जाता है कौन सा होगा, फैरड होगा। तो 1 फैरड बराबर कितने कूलाम होता है, 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर। ठीक, ये कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पर आवेश के मात्रा कंप्लीट हो जाते हैं। और भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था वो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होता है इस यूनिट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है आवेशन की विधियां। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशन की विधियां। तो आवेशन की विधियां कितनी होंगी, कौन सी विधि से क्या होगा वो देखते हैं। चलिए, तो यहां पर आवेशन की विधियां, आवेशन की विधियां मतलब मेथड ऑफ चार्जिंग। दैट मीन्स भैया क्या है, यहां पर आवेश तो है ही है, लेकिन किसी वस्तु को आवेशित हम कौन कौन से तरीकों से कर सकते हैं, उन्हीं तरीकों को यहां पर विधियां नाम दे दिया गया है। और ये मोस्टली कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। ठीक है, जो हमारी ये आवेशित करने की जो विधि है किसी वस्तु को, जो पहली विधि होगी वो कौन सी होगी, घर्षण विधि। कौन सी होगी, घर्षण विधि। तो यहां पर होगा क्या, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दैट मीन्स चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक, घर्षण द्वारा आवेशन जो है इस विधि में कैसे आवेशित किया जाता है किसी वस्तु को, देखिए तो यहां पर 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, और रगड़ने के बाद क्या देखा जाता है कि भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, तो मैंने बता ही चुका हूं कि भैया किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या कहलाती है, आवेश कहलाती है। मैंने बता ही दिया था पिछली क्लास में। तो अब यहां पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं, क्यों, जब हम वस्तुओं को रगड़ते हैं। तो देखिए जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आते हैं वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर घर्षण द्वारा क्या होता है, जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी वस्तु से आते हैं, दूसरी वस्तु से आते हैं, एक वस्तु में जाते हैं। जिस वस्तु में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु जो हो जाती है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। और जो जिस वस्तु से आते हैं इलेक्ट्रॉन वो वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। समझ में आया ना। तो अब इसके आगे की कहानी क्या है, हमने यहाँ पर पढ़ लिया कि भाई घर्षण द्वारा आवेशन जो होगा, जो घर्षण द्वारा आवेशन होगा, किसी वस्तु को घर्षण द्वारा जो आवेशित करेंगे वो कैसे करेंगे, वस्तु को रगड़ देंगे। एक वस्तु पर धनावेश, दूसरी वस्तु पर ऋणावेश। क्यों होता है, क्योंकि भैया एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो जाते हैं। समझ में आया, नहीं आया। तो दूसरी विधि हमारी वो होगी चालन विधि। दूसरी विधि कौन सी होगी, चालन विधि। चालन द्वारा आवेशन, इंग्लिश में कहते हैं इसे चार्जिंग बाय कंडक्शन। यहां पर क्या है, यहां पर भी 2 वस्तुएं होंगी, लेकिन यहां पर वस्तुओं को रगड़ा नहीं जाएगा, यहां पर आपस में चिपका दिया जाएगा, टच करा दिया जाएगा। तो जो वस्तु आवेशित होगी और जो वस्तु अनावेशित होगी, 2 वस्तु होंगी, तो अनावेशित वस्तु में क्या होने लगेगा, चार्ज ट्रांसफर होने लगेगा। और कब तक होगा, जब तक दोनों वस्तु में चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे।
जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, ये सामने दिखाई दे रही है, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 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 प्लस। यहाँ पर आपको दिख रहा है भैया कि कौन सी वस्तु आवेशित है, ये वाली आवेशित है, ये वस्तु क्या है, अनावेशित है। ये अनावेशित है, दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छे से, और ये वस्तु क्या है, आवेशित है। ठीक, क्योंकि यहां पर धनावेश ज्यादा है और यहां पर धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसलिए क्या होगी, ये अनावेशित। और अगले सीन में क्या होता है, यहां पर अगले सीन में होता है भैया, जो ये वाली वस्तु अब यहां पर ये बना दे रहा हूं, ये प्लस 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 प्लस, इसे आपस में टच करा दिया जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, आपस में टच करा दिए यहाँ पर चालन विधि में। तो क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई जो अनावेशित वस्तुएं होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन दाब होता है ना, वो सामान्य होता है। इलेक्ट्रॉन दाब क्या होता है, सामान्य होता है। इलेक्ट्रॉन द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, सामान्य होता है। लेकिन जो ऋणावेशित वस्तुएं होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन दाब होता है उनमें, वो क्या होता है, सामान्य से अधिक होता है। ठीक है, और जो धनावेशित वस्तुएं होती हैं, मतलब जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन दाब होता है वो क्या होता है, सामान्य से कम होता है। तो देखिए, इस वस्तु में इलेक्ट्रॉन जो दाब होगा सामान्य से कम होगा, इस वस्तु में क्या होगा, सामान्य होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अनावेशित वस्तु है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ही आदान प्रदान होगा, वस्तु को टच कर दिया है, तो किसमें इलेक्ट्रॉनों का दाब कम है, इसमें कम है, इसमें ज्यादा है, अनावेशित वस्तु में ज्यादा है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर की ओर ट्रांसफर होने लगेंगे। कब तक होंगे, जब तक दोनों वस्तुओं में चार्ज क्या ना हो जाए, इक्वल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो यहां पर कौन सी वस्तु से कौन सी वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दाब कम होता है ना, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो जाते हैं। यहां पर इसमें तो सामान्य था इलेक्ट्रॉन दाब, इसमें सामान्य से कम था, और अगर एक बना दी जाती क्या ऋणावेशित वस्तु, तो उसमें क्या होता, सामान्य से अधिक होता। फिलहाल इसमें क्या है, सामान्य दाब इलेक्ट्रॉन दाब, इसमें क्या है, सामान्य से कम। तो इसमें से इधर ही तो आएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सामान्य से भी कम है भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाब, समझ में आता है ना। तो यहाँ पर ये जो विधि है वो कौन सी विधि कहलाती है, चालन विधि। यहाँ पर वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, टच किया जाता है, चिपका दिया जाता है। ठीक है, तब तक आवेश ट्रांसफर होता रहता है, तब जब तक चार्ज क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। किसकी तरफ ट्रांसफर होता है, जो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होते हैं, तो भैया हम बता ही देते हैं इस बात को, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन दाब जो होता है कम होता है, उसकी तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। समझ में आता है ना। यहाँ पर किससे किधर की ओर आएंगे, तो इस वस्तु से इधर की ओर आने स्टार्ट हो जाएंगे। कब, जब इन्हें आपस में टच कराया जाएगा। तो एक तीसरी विधि जो है, इंपॉर्टेंट विधि है, वो कौन सी है, कौन सी है, प्रेरण विधि। कौन सी, प्रेरण विधि, जो फिजिक्स के लास्ट चैप्टर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उसे समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, तो अगली विधि का जो नाम है वो क्या है, आवेशन की अगली विधि जो होगी वो होगी प्रेरण। प्रेरण विधि, या फिर क्या क्या कह दिया जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, चार्जिंग बाई इंडक्शन। किसी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इधर ही बनाएंगे इसका डायग्राम भी, डायग्राम से समझना ज़्यादा बेहतर होता है। आप भी समझते हैं इस चीज़ को, मैं भी समझता हूँ, बाकी सब समझते हैं। ठीक है, तो भाई चलते हैं हम डायग्राम की तरफ। प्रेरण द्वारा आवेशन, सबसे पहली बात तो प्रेरण क्या है, यहाँ पर वस्तुओं को आपस में टच नहीं कराया जाएगा, याद रखना इस बात को। क्या नहीं कराया जाएगा, टच नहीं कराया जाएगा आपस में, वस्तु को नहीं रगड़ा जाएगा, क्योंकि रगड़ने वाली कहानी कहाँ थी, घर्षण में थी। टच कराने वाली कहानी कहाँ थी, चालन में थी। फिलहाल यहाँ पर तो होगा क्या, यहाँ पर वस्तुओं को पास में लाया जाएगा, रखा जाएगा, टच नहीं कराया जाएगा, याद रखना आपस में। तो यहाँ पर एक वस्तु बना देता हूँ। देखिए भैया यहाँ पर एक वस्तु बना दी है, वही सीन है जो पहला वाला सीन था। ठीक, तो यहाँ पर ये एक बना देते हैं आवेशित वस्तु, दैट मीन्स धनावेशित। समझें, एक है कौन सी वस्तु,
अनावेशित, अनावेशित मतलब इस पे चार्ज है ही नहीं। चार्ज तो होता है, देख हर एक वस्तु पर आवेश होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाता है तो वो उदासीन होती है। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों में क्या होता है, बराबर होता है। तो वो क्या कहलाती है, अनावेशित वस्तु कहलाती है। तो यहाँ पर देखो बराबर बराबर है, तो ये कौन सी वस्तु कहलाएगी, अनावेशित कहलाएगी। समझते हैं इस बात को, बिल्कुल समझते हैं। ये क्या कहलाएगी, आवेशित वस्तु कहलाएगी। और कौन सी आवेशित होगी, ये धनावेशित होगी। ये क्या है, अनावेशित। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर हैं, राइट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब अगले सीन में क्या होगा, इसे ध्यान से देखना। अगले सीन में ना इसे ना इसके पास में रख दिया जाएगा, टच नहीं कराया जाएगा। याद रखना इस बात को, टच करा दिया तो गड़बड़ कर दोगे। टच करा दिया तो याद रखना कौन सी विधि बन जाएगी, बताओ ना आप, कौन सी विधि बन जाएगी, चालन विधि बन जाएगी। तो चालन तो हमने पढ़ ली है ना, उसमें टच कराते हैं, लेकिन यहाँ पर तो टच नहीं कराना है, नहीं कराना है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम और बना देता हूँ, यही डायग्राम है। यहाँ पर थोड़ा सा पास पास में लेकर आते हैं इसे, ठीक। अब यहाँ पर पास पास लेकर आते हैं। इसमें तो कौन सा था आवेश भैया, बताओ जरा मुझे। प्लस प्लस आवेश था, धनावेशित थी वस्तु। ये क्या थी, अनावेशित थी। अब देखिए क्या होता है सीन। अब जो ये प्लस चार्ज होते हैं ना, प्लस वालों को धक्का देते हैं। मैंने बताया कि भैया सेम सेम जो होते हैं ना आपस में चिढ़ते हैं, चिढ़ते हैं ना। तो चिढ़ते हैं तो भैया धक्का ही देंगे, सेम सेम, चाहे वो निगेटिव निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो, धक्का ही देते हैं। भैया तू मेरे पास मत आइयो, वरना रैप्टे वैप्टे लग जाएंगे। तो भाई ये जो है इसके अंदर तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो क्या काम करेगा, जब इसके पास में ले आया जाएगा, इस वस्तु को लाया जाएगा, तो क्या होगा सीन। तो इन वाले पॉजिटिव से ये वाले पॉजिटिव के भैया निकल लो यहाँ से, हम आ रहे हैं इधर। तो क्या करेंगे भाई साहब, वो इस वाले छोर पे पहुंच जाएंगे वस्तु के। निगेटिव वाले भाई साहब अच्छे लग रहे हैं, तो क्या कहेंगे, भाई साहब तुम हमारे पास आ जाओ, चलो कोई बात ना, तुमसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो निगेटिव वालों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर कौन से आते हैं, निगेटिव। अब ओवरऑल वस्तु को देखा जाता है तो ओवरऑल वस्तु का, इस वाली वस्तु का जो चार्ज होता है, ये वाला जो सिरा होता है, इधर वाला जो सिरा होता है, इधर वाली जो सरफेस होती है वो होती है निगेटिव चार्ज होती है, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे नजर आते हैं आपको कौन से चार्ज, निगेटिव चार्ज। इधर की साइड में कौन से चार्ज आपको नजर आते हैं, वो चार्ज नजर आते हैं कौन से, पॉजिटिव चार्ज। तो इस वस्तु को देखा जाता है तो ये वाला सिरा हो जाता है ऋणावेशित और ये वाला सिरा हो जाता है धनावेशित। तो यहाँ पर एक ही वस्तु के दो पार्ट बन चुके हैं, एक ऋणावेशित हो चुका है, एक धनावेशित हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि वस्तु को थोड़ा सा पास में लेकर आया गया था, लेकिन टच नहीं कराया गया था। समझ में आता है ना। तो इस विधि का जो नाम है वो क्या नाम है, प्रेरण द्वारा आवेशन या प्रेरण विधि। यहाँ पर वस्तु को टच नहीं कराया जाएगा, पास में लाया जाएगा। जो भैया जो सेम सेम होंगे वो धक्का दे देंगे, जो दूसरे अपोजिट होंगे उन्हें पास में खींच लेंगे। तो एक सरफेस क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और दूसरी सरफेस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ में आता है ना। तो इस विधि का नाम होता है क्या, प्रेरण विधि, क्योंकि एक वस्तु का एक सिरा क्या हो गया, नेगेटिव आवेशित हो गया, एक वस्तु का पॉजिटिव आवेशित हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो आवेशन की विधियां थी वो पढ़ ली हैं, 3 विधियां थी, डीपली पढ़ ली हैं। बाकी रही बात नोट्स की कि प्रॉपर नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, तो मैंने प्रीवियस क्लास में कह दिया था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं होगा नोट्स का, और सीक्वेंस से होंगे सारे नोट्स। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह नेक्स्ट क्लास में। चलिए।